आज इस वीडियो में हम इरोडोप के क्वेश्चन नंबर 1.81 के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारा एक प्रिज्म है, वन है, जिसका मास m1 है और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है ये अल्फा है। इस प्रिज्म के ऊपर हमने एक दूसरा मास m2 को रख लिया है और कोई भी हमारा जो सिस्टम में फ्रिक्शन आपका नहीं है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर m2 मास रखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चक्कर में, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो m2 मास से सरफेस में नीचे की ओर सरकेगा और दूसरा m2 और m1 और m2 मास के बीच में एक इस सरफेस के नॉर्मल कंडीशन में एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है दो मास 2 का मास 1 में, तो उसके चक्कर में हमारा जो मास 1 भी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस जो मास 1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, यही हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि सिस्टम में हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी आपका नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। केवल जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना, वही भी आपका ग्रेविटी का है। तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा मोमेंटम है सिस्टम का, वह आपका कांस्टेंट रहेगा। यह आपका जो सेंटर ऑफ मास है वह आपका रेस्ट में रहेगा। तो अगर हमारा सपोज जो ब्लॉक 1 है, प्रिज्म है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जो हमारा m2 है ये इंक्लाइन मोशन में किसी एक स्टैंड में वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू m1। ओके, तो इससे हमारा जो m1 का वेलोसिटी होगा वह dx/dt होगा और m2 का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू m1 कितना होगा, dy/dt होगा। और उसी हिसाब से डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m1 का जो एक्सेलरेशन आ जाएगा d²x/dt² और m2 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू m1 d²y/dt² आएगा। अगर हम इसमें जो जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि सेंटर मास हमारा रेस्ट में रहेगा। सपोज हमारा m1 ब्लॉक x डिस्टेंस इधर को मूव किया, तो m1 के साथ क्योंकि m2 जो है उसके सरफेस में रखा हुआ, तो m2 भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव करेगा। m2 का एक आपका क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी m2 नीचे आ रहा है, ये मतलब जो स्लोप है इसमें y डिस्टेंस जितने टाइम में m1 x डिस्टेंस मूव किया उतने टाइम में m2 इस स्लोप में y डिस्टेंस ने मूव किया है। तो इस m2 का भी एक हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आ रहा है y cos अल्फा है माइनस x डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो मूव होगा m1 x प्लस m2 x माइनस m2 y cos थीटा, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ से जो m1 और m2 का जो मूवमेंट और x और y के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। उसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करके दोनों के वेलोसिटी को और डबल डिफ्रेंशिएट करके दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन हमने ये निकाल दिया। नाउ अगर हम फोर्स डायग्राम m2 में देखें, क्योंकि जो हमारा m1 ब्लॉक है वो आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। अगर हम जो हमारा प्रिज्म है m1 उसके रेस्पेक्ट में m2 का मोशन देखें तो m2 में एक क्या होगा, सीरो फोर्स लगेगा, इसका वैल्यू m2 a1 माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। दूसरा इसमें एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है और इसका एक वेट है। तो इसका अलोंग द स्लोप एंड अगर हम जितने भी फोर्स रख रहे हैं उसके कंपोनेंट और अलोंग द स्लोप इसका जो m2 का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू m1 उसको हमने 8-1 मान लिया। तो उसके बीच में हमारा जो F=ma से हम एक रिलेशन निकाल दे रहे हैं। तो वो आ रहा है m2 a1 cos अल्फा प्लस m2 g sin अल्फा जो होगा m2 a1 के बराबर होगा। तो यहाँ से a21 और a1 के बीच का हमारा रिलेशन इक्वेशन नंबर 2 में हमने दिया गया है। और सिमिलरली फ्रॉम सेंटर ऑफ मास जो हमारा रेस्ट में रहेगा वहाँ से भी हमारा आपका a21 और a1 के बीच में एक रिलेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला था। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा a1 का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया गया। अब सेम प्रॉब्लम को हम एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को हमने अब एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि
ना, ये इक्वेशन हमने पहले ही ऑलरेडी, जो इक्वेशन नंबर 1 है, y और x के बीच में रिलेशन ही ऑलरेडी आपको अभी समझाया है। तो हमारा जो ब्लॉक 2 का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1 v21 है, और ब्लॉक 1 हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v1 स्पीड में जा रहा है। तो हम जानते हैं कि v21 हाँ, प्लस v1 जो होगा हमारा, जो ब्लॉक 2 का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक होगा। तो यहाँ से हमने v2 की वेलोसिटी निकाल दिया। सिंपल आपका कोसाइन ट्रायंगल कोसाइन लॉस है। ओके, नाउ जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि ब्लॉक 1 जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ब्लॉक 2 m2 जो है विद रिस्पेक्ट टू m1 इधर आपका v21 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा सिस्टम का 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, जिसको हमने ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो हमारा सिस्टम का सपोज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 था, तो ये ब्लॉक जैसे ही नीचे स्लाइड करेगा, तो ये ब्लॉक आपका वर्टिकल डायरेक्शन है y साइन अल्फा मूव करेगा। जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका वैल्यू -m2g y साइन अल्फा होगा। तो टोटल एनर्जी जो हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गया। तो हम जानते हैं कि सिस्टम का जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो फिक्स जो सिस्टम का जो टोटल एनर्जी रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस टोटल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वह आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो उस एनर्जी इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके अगर उसका वैल्यू 0 गया है, तो वहाँ से हमारा a1 का वैल्यू कैलकुलेट कर दे रहा है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को, एक तो न्यूटन का जो स्टैंडर्ड मेथड है सेकंड लॉ F=ma फोर्स डायग्राम द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।